नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा का भगवाकरण क्यों। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बयान पर विपक्ष के तेवर गर्म हो गए हैं। एक और तो सरकार शिक्षा में सुधार की बात करती है, वहीं शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा का पूरा भगवाकरण किया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले रामविलास शर्मा ने कहा था कि गीता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। इसका विरोध करने वालों को शर्मा ने कहा कि यह तो शुरुआत है, हम तो पूरा भगवाकरण करेंगे। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस और इनेलो ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यहां यही कि भगवाकरण में क्या होगा और क्यों शिक्षा का भगवाकरण होना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के शिक्षा का भगवाकरण करने के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री ने रविवार को कहा था कि गीता को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना तो शुरुआत है, हम तो शिक्षा का पूरा भगवाकरण करेंगे। इस पर विपक्ष ने हमला बोलकर यह कहा है कि यह संकीर्ण सोच है और यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा इतवार को कुरुक्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे थे। तब उन्होंने ये बयान दिया था। जो गीता को पाठ्यक्रम में बहुत से लोगों के पूरी दुनिया से समर्थकों के फोन आए कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया, आपने एक ऐतिहासिक शुरुआत की। कुछ लोगों का विरोध भी आया कि आप शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हो। मैंने कहा तो थोड़ी शुरुआत की, हम तो पूरा भगवाकरण करना चाहते हैं। रामविलास शर्मा के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे बीजेपी का असली चेहरा सामने आ रहा है। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, जैसे इट्स अ वे ऑफ लाइफ की मतलब हम किस तरह से जीवित रहते हैं। और इसके लिए शिक्षा के अंदर अगर आप इसको निचोड़ के रख दोगे तो जो बच्चे जो हैं उनको आप आगे लेकर आ रहे हो, उनके दिमाग भी जो है आप निचोड़ दोगे, है ना। तो इसलिए आपको शिक्षा के अंदर कोई इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कहते हैं हमारी देश की फैब्रिक को तोड़ने जाता और हमारे बच्चों के दिमागों का विस्तार ना करता। हर एक चीज जो अच्छी चीज है वो बच्चों के लिए होनी चाहिए, उसके मैं हक में हूँ। लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से भगवाकरण किया जाएगा, ये जो है ये शिक्षा के साथ ही नहीं, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जनता पार्टी का क्या एजेंडा है ये विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणा में या किसी भी और प्रदेश में इनके मंत्री कब तक जो है अपने मुंह के ऊपर चोला डाल के बैठे रहेंगे। इनका असली चेहरा बहुत जल्दी सामने आएगा। ये है ही जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऊपर नीचे इधर उधर करने वाली पार्टी है। इनका किसी से कोई मतलब नहीं। ये तो इतिहास को बदलना चाहते हैं जो कि कोई नहीं बदल सकता। इसका शिक्षा करके बाकायदा इस चीज़ को वो करके एक मानसिकता दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरीके से वो देश का जो आयन है, जो उसमें हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो उसमें है, उसके विपरीत हैं ये चीज़ें। एक सेकुलर स्टेट है और उसमें इस तरह की बातें करना अपने आप में उनकी जो संकीर्ण सोच है उसका परिणाम है। शिक्षा का भगवाकरण होगा। अगर शिक्षा का स्तर नीचे गिरता है तो हम लोग उसका जो है कड़ा डटकर विरोध करेंगे। वहीं इनेलो नेता और हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने तो मंत्री से माफी मांगने को कह दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ इस तरह के बयान की और आग्रह करता हूँ रामविलास शर्मा जी से कि वो आकर माफ़ी मांगे, क्योंकि जहाँ गीता के उपदेश की बात आती है वो अच्छी चीज़ें करने के बारे में बताती है, ना कि भगवाकरण के बारे में बताती है। पार्टी वाले लोग गौ माता और श्री राम का नाम लेकर राजनीति करते हैं, ना कि कभी उनकी पूजा ना उनकी धर्म। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर सख्त आपत्ति के साथ साथ विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा में सुधार की बजाय मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे शिक्षा का भला
होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो हम पूरी तरीके से शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं, रामविलास शर्मा ने कुरुक्षेत्र में कल कहा था। एक स्कूल के फंक्शन में पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि बहुत फोन आ रहे हैं, कुछ कहते हैं कि अच्छी बात है आप गीता को सिलेबस में शामिल कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो शुरुआत है, हम तो पूरा भगवाकरण करेंगे। और इस पर विपक्ष की बयानबाजी आपने सुन ली होगी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, इनेलो के नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आ रहा है। यह संकीर्ण सोच है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। इस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा का भगवाकरण क्यों करने की बात कर रही है बीजेपी और क्यों होना चाहिए, और इस भगवाकरण में होगा क्या आखिर, ये सब पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर केवी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ रेखा शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ नरेश कौशल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ RS चौधरी साहब भी जुड़ेंगे, जो कि इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रेखा शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है, बयान आपने सुन लिया होगा। मतलब ऐसा बयान क्यों दिया, क्या भगवाकरण करेंगे और किस तरीके से करेंगे, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। शिक्षा का भगवाकरण आखिर क्यों? भगवाकरण से मुझे पता नहीं आप क्या मतलब ले रहे हैं। भगवा रंग का क्या मतलब है? हमारे नेशनल फ्लैग में सबसे ऊपर वाला जो रंग है वो भगवा है, केसरी है, जिसको किसी भी ऑरेंज कलर मान ले। अच्छा, वो उससे मतलब नेशनलिज्म से है, ना कि कोई धर्म से जुड़ा है। भगवाकरण कोई किसी एक जाति या धर्म की बात नहीं है, एक नेशनलिज्म से बात है कि हम एक जो यूथ है आज का, उसको नेशनलिज्म की तरफ ले जाएंगे। उसको गर्व होना चाहिए कि वो भारतीय है, उस वैसी शिक्षा देंगे। उससे किसी धर्म की बात नहीं करी शिक्षा मंत्री ने। ये नहीं कहा कि कोई स्पेसिफिक धर्म को ये पढ़ाया जाएगा। भगवाकरण से ऐसा कोई मतलब नहीं है। भगवाकरण का मतलब अगर सीधे सीधे जोड़ा जाए तो सिर्फ नेशनलिज्म से जोड़ा। लेकिन भगवा रंग तो बीजेपी के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो भगवा रंग तो ऐसे भगत सिंह से भी जुड़ा हुआ है। भगवा रंग के आप वो देखिए, अकालीज जो वो बांधते हैं जब, तो उससे भी जुड़ा हुआ है। भगवा रंग एक भगवान से जुड़ा है। भगवा रंग एक नेशनल, हमारा जो भारत का केसर का टीका लगा के पहले भी जब लड़ने जाते थे तो एक बहादुरी से भी जुड़ा हुआ है। भगवा रंग का मतलब सिर्फ एक धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन आपने पूरी बाइट सुनी होगी, पूरा बयान सुना होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है आपने गीता को शामिल किया, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो शुरुआत भर है, हम तो पूरा भगवाकरण करेंगे, इसका मतलब क्या निकला? हम कोई भी काम करने जाएं उसका विरोध, और विरोधी पार्टियां सिर्फ होती इसलिए है कि चाहे आप कुछ भी करिए, विरोध करना ही है उनको। और अगर आप कह रहे हैं कि कुछ लोग, और मैं कहती हूँ गीता में कहा है कि सिर्फ हिंदू धर्म की बात, कृष्ण ने कहा है कि मुझे पूजा, वहां पे सिर्फ कर्म की बात कही है गीता में। अगर आप हम पढ़े तो गीता में कहीं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कही गई है, वहां पे ये कहा गया है। और अगर हम ये स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कर्म ही धर्म है, तो हम क्या बुरा सिखाते हैं? हम कर्म करना की बात सिखा रहे हैं। अच्छा, और भी धर्म ग्रंथ हैं, उनकी बात सामने क्यों नहीं आई? तो अब अगर हमने एक सिर्फ स्पेसिफिक गीता की बात करी है तो इसका मतलब आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं पढ़ना चाहिए। वो नहीं, जब सिलेबस में शामिल करने की बात आती है तो फिर सिर्फ गीता की बात क्यों आती है? क्योंकि उसमें किसी जात, कोई धर्म की बात नहीं कही। किसी गीता में सिर्फ कर्म की बात कही है। बाकी धर्मों में शायद यीशु मसीह और वो भी धर्मों की बात। चलिए डॉक्टर केवी साहब सिंह जी आपके पास आते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं, हमने सुनवा भी दिए हैं अपने पैकेज में, कि कहना है कि ये इससे बीजेपी की सोच सामने आ रही है। आप किस तरीके से देखते हैं जो शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि शिक्षा का पूरा भगवाकरण करना चाहते हैं हम? सही मायने में जो रामविलास जी ने बयान दिया है, इससे बीजेपी का जो सांप्रदायिक चेहरा जो अभी ये बेनकाब हो गया, बिल्कुल जो हिडन एजेंडा था वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। ठीक है। जिस तरीके से मैडम रेखा जी कह रहे हैं कि हम इस भगवाकरण का मतलब राष्ट्रीयता, क्या 60 साल से किसी सरकार ने जो शिक्षा थी, क्या किसी ने राष्ट्र विरोधी काम किया है कहीं? क्या मौजूदा शिक्षा नीति में कि राष्ट्र के प्रति भावना के प्रति कोई लोगों ने कुछ नहीं किया?
सिर्फ इनका मकसद ये इस बात को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बयान दिया है उसकी तह तक ना जाकर एक पर्दा डालने की, ये भी पर्दा मैडम जी पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। बाकायदा एक सांप्रदायिक चेहरा जो बीजेपी का वो सामने आ गया, जिस तरीके से चुनाव से पहले लोगों को गुमराह करके मोदी जी ने एक भाषण में एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। जी, क्या इस भगवाकरण से सबका साथ आ सकेगा? ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इस तरीके से अगर सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो देश की एकता और अखंडता को खतरा है। तो मैं तो चाहूंगा कि इस पे खास तौर पे रामविलास जी नहीं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर स्पष्टीकरण दें, इस भगवाकरण का मकसद क्या है, क्या इसके पीछे है, इनकी सोच क्या है, वो जनता के सामने लेके आनी चाहिए। कम से कम क्यों कि देश के अंदर भी ऐसे हालात पैदा हुए, आपके सामने घर वापसी, लव जिहाद जैसे मुद्दे सामने आए, लोकसभा चली, लोकसभा में सारी विपक्ष ने चाहे किसी पार्टी, सबने बार बार आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री से कि इस पे अपनी चुप्पी तोड़े, पर उन्होंने भी लोकतंत्र का अपमान किया, कहीं चुप्पी नहीं तोड़ी और चुप रहे। इसका मकसद एक मिला जुला खेल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप रहेंगे और दूसरे जो इनके बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, साक्षी महाराज है, इस तरह से बयान देकर एक भगवाकरण का मकसद ये है और कट्टर राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र स्थापना करने का। तो मैं तो ये चाहूंगा आपके इस मार्फत कि मनोहर लाल जी खट्टर कम से कम चुप ना रहे, वो चुप्पी तोड़े और इस सही मायने में इस भगवाकरण रामविलास जी के बयान का क्या मकसद है, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, पर कांग्रेस इस बात को कभी ना बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की और एकता और अखंडता के लिए हम बिल्कुल बिल्कुल क्या मकसद है वो भी हम जानेंगे। हमारे पास दो एक्सपर्ट हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बयान का मतलब क्या और इसके पीछे मकसद क्या है बीजेपी का। उससे पहले आर.एस. चौधरी साहब वरिष्ठ नेता हैं, इनेलो के हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाते हैं। चौधरी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपके सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इसके लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। आप ये भगवाकरण वाले बयान को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि गीता हमारा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जी, और हम धर्म की राजनीति जो ये बीजेपी करने जा रही है, धर्म के नाम पर ये सेकुलराइजेशन जा रही है, ये हमारे संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। हमारा संविधान बड़े स्पष्ट भाषा में कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है जी। और जब माननीय मंत्री जी ने अपने पद की शपथ ली थी तो उस समय ये शपथ में कहा था मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। आज जो इसका ये बयान है, संविधान की अवमानना है, संविधान की अवहेलना है, इसलिए माननीय महामहिम राज्यपाल को इनको अपने पद से च्युत करना चाहिए, नंबर 1 जी। नंबर 2, आज हमारे स्कूलों के अंदर ना तो कमरे हैं, ना डेस्क हैं, ना पीने के पानी का कोई प्रावधान है, ना शौचालयों की सुविधा है, ना लाइब्रेरी है, ना लेबोरेटरी है, ना स्कूल की दीवारें हैं, और बात करते हैं भगवाकरण की, बात करते हैं भगवाकरण की। अरे कम से कम इस देश के बच्चों का भविष्य तो खराब ना करो, देश के भविष्य के बच्चों को राजनीति से परे हट करके शिक्षा दो ताकि देश के कर्णधार बने, देश के अच्छे राजनेता बने, देश का नाम ऊंचा कर सकें। सब आप इन्होंने कहा कि रंग जो है हमारे तिरंगे का पहला भगवा है, तो हाँ श्वेतीकरण भी नाम कर सकते थे, हरिकरण भी नाम कर सकते थे, वही वाली भगवाकरण, वही एक रंग चुना इन्होंने। इसलिए इनकी जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कैट इज आउट ऑफ द बैग, इनका असली चेहरा सामने आ गया है। ये क्या करना चाहते हैं सब दुनिया समझती है। राजनीति ना करें। मैं शिक्षा जगत से बहुत लंबा चौड़ा जुड़ा हुआ हूँ, 4 साल कम से मैं एजुकेशन बोर्ड का सेक्रेटरी भी रहा हूँ और विश्वविद्यालय में भी मुझे कार्य करने का 3 साल का अवसर मिला है। मेरा सबसे ये अनुरोध है कि शिक्षा के मामले में राजनीति से उठ करके शिक्षा के स्तर को सुधारें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी बात करते हैं कि शिक्षा का सुधार है वो पहले जरूरी है, कि शिक्षा में सुधार की बजाय अगर हम इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कम से कम। नरेश कौशल साहब आपके पास आते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो बयान दिया है शिक्षा मंत्री ने, आप किस तरीके से देखते हैं? वाकई में ही भगवाकरण किस तरीके से करना चाहती है या इस बयान के पीछे मकसद क्या हो सकता है? शर्मित्र जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है
कि देश में जहां और बहुत सी समस्याएं हैं, ना केवल शिक्षा की बात है, हाँ, बहुत सी समस्याएं हैं। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं माल न्यूट्रिशन की समस्या है महिलाओं में की, अभी जो है जो लिंग का जो अनुपात में कमी है, इसकी समस्या, और बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की राजनीति को ऐसे अटपटे बयान देकर लोगों में एक संशय पैदा करने की कोशिश जो है, ये कुत्सित प्रयास है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा। देखिए, इनकी मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं अपने जो साथी अभी जिन्होंने बोला है कि गीता के बारे में या कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए मंत्री पे, लेकिन मैं थोड़ा डिफर करता हूं। मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूं कि गीता में कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर गीता में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहब में कोई अच्छी बातें हैं, सभी को उसमें समावेश समेटना चाहिए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं। लेकिन जब आप किसी इलेक्शन में राम मंदिर की बात करते हैं, आप तो अभी पहले साक्षी ने कहा कि 4 बच्चे पैदा करें, और फिर अभी एक नए महंत जी पैदा हो गए हैं, वासुदेवानंद सरस्वती, वो उन्होंने और आगे चले गए। अच्छा। परिकाष्ठा देखो आप, वो कहते हैं 10 लाख बच्चे पैदा करें हिंदू, और तोगड़िया कहते हैं कि 2 बच्चों पे प्रतिबंध लगा दो, 2 के ज्यादा होने नहीं चाहिए। उनका मतलब भी कुछ और है कि मुस्लिम भी जो है वो 2 से ज्यादा पैदा करें। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये अब मैं थोड़ी बात इसकी करना चाहता हूँ, जो मैडम ने कहा है कि भगवाकरण की बात, जो राष्ट्रीयता का इन्होंने तिरंगे झंडे की बात की है, शिक्षा मंत्री ने बीच में ये भी कहा है कि जब आप कोई भक्ति करते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, तब भी आपको रंग जो है वो भगवान आपको दिखाई देता है। और उन्होंने एक तुलना और की कि जब सूरज डूबता है तब भी वो भगवान रंग होता है, और जब सूरज उदय होता है तब भी भगवान रंग होता है। मैं सर मित्र जी बस अब अपनी बात वहां पे लाता हूँ कि मैंने पहले भी कहा है कि लाइन ड्रा करिए, जरूर करिए, अच्छी बातें शामिल करिए, सबकी करिए, लेकिन अगर आप इस तरह से लोगों का ध्यान और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करेंगे, खास करके कम्युनिटीज के बीच में, तो ये बहुत ही चिंताजनक देश के लिए बात है। मूलभूत समस्या में एक बात मैं बस अपनी समाप्त करना चाहता हूं कि 40-45 हजार टीचर्स की पोस्ट खाली हैं। उन्होंने संख्या नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ, 6 से 9 हजार के करीब मेरा ख्याल है कंप्यूटर टीचर जो आउटसोर्सिंग पे काम लगा रखे हैं, उनको रेगुलर नहीं किया गया, जबकि हमारे देश में शिक्षा को आगे ले जाने के लिए कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है। और दूसरा, शिक्षा मंत्री के अपने महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में अभी सर्वे हुआ था पीछे, जहां 1-1, 2-2 कमरों के अंदर 5वीं से लेके 1वीं से लेके 10वीं तक, पहली क्लास से लेके प्राइमरी 5वीं तक बिल्कुल एक छात्र लगा हुआ है। वहां पे बोर्ड नहीं है, वहां पे टीचर नहीं है, और तो और अभी एक जेबीटी का रिजल्ट जो हुड्डा सरकार ने अभी जेबीटी के टीचर रखने, वो रिजल्ट ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वो बिना किसी रीजन के। कोर्ट ने भी कह दिया कि थंब इम्प्रेशन लगा दो उनको। तो शिक्षा में सुधार की बजाय इस तरीके की बयानबाजी। मैं आपके पास डॉक्टर साहब, धीमान साहब आपके पास आता हूं। धीमान साहब, आपने पूरे पैनल के सभी सदस्यों को सुन लिया है, आप आंकड़े भी लेकर आए हैं। मतलब प्रदेश सरकार जो नई बनी, ये कहती है कि हम शिक्षा में और सुधार लाएंगे, उसके लिए सलाह भी ले रही है शिक्षाविद जो हैं सभी से कि किस तरीके की पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं कि भगवाकरण करने का मतलब क्या है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो मैं जो आज का अहम मुद्दा है, जिस शब्द से ये सारी डिबेट हमारी निकली है, भगवाकरण, अभी उन्होंने जैसे कहा कि अभी तो गीता की बात हुई है, हम तो पूरी शिक्षा का भगवाकरण करेंगे जी। मैंने आज शिक्षा मंत्री से बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि भगवाकरण का मतलब क्या है। आप इस भगवाकरण के पीछे जो शिक्षा नीति आप बनाने जा रहे हैं, बीजेपी सरकार अपनी नई शिक्षा नीति लेके आ रही है 2015 की, बिल्कुल, और नए सत्र से वो नई शिक्षा नीति लागू होगी। पहली शिक्षा नीति चौटाला साहब की सरकार में वर्ष 2000 में बनी थी, उसके बाद अभी तक वही नीति चल रही है। उस नीति में समय समय पर नई सरकार जो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उसने अपनी नीति नहीं बनाई, उसमें थोड़ा बहुत जो कुछ और नई अमेंडमेंट करके अपना कुछ कर सकते थे, पॉलिसी में अमेंड नहीं किया, पर नई कुछ नियम बना के वो लागू किया जी। और नियम भी 2003 में बने थे, स्कूल शिक्षा नियम 2000 की पॉलिसी के तहत जी। जो पॉलिसी अब बीजेपी सरकार बनने जा रही है, क्या उसमें मूल चूल परिवर्तन होगा, उसमें भगवाकरण के नाम पे क्या परिवर्तन होगा, मेरा तकनीकी रूप से सीधा सवाल जानने का ये था जी, ताकि लोगों को, हमारे दर्शकों को ये पता चल जाए कि भगवाकरण आफ्टर ऑल कहा है आपने, तो भगवाकरण के नाम पे क्या होगा। गीता का तो आपने बोल दिया,
तो उन्होंने पूरे 10 मिनट में, जैसा उनका एक तरीका होता बात करने का, कि दिल्ली जाना होता पहले जम्मू कश्मीर जाएंगे, फिर घूमते सहारनपुर से होते हुए फिर ऐसे दिल्ली पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि गीता का चुनिंदा श्लोक, ओके, नंबर 1 तो उन्होंने आज पहली दफा क्लैरिफाई किया कि गीता का आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, गीता का मतलब कैसे पढ़ाएंगे आप। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा गीता के चुनिंदा श्लोक हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और चौथी क्लास से ये शुरुआत करेंगे जी। चौथी कक्षा में 1 श्लोक होगा, 5वीं कक्षा में चुनिंदा 2 श्लोक होंगे, 6ठी क्लास में फिर ऐसे 3 या 4 श्लोक होंगे, जैसे जैसे बच्चों का स्तर होगा उस तरीके से, ठीक है। और हो सकता है 10वीं या 12वीं की क्लास तक पहुंचते पहुंचते गीता के पूरे पूरा सहारा आ जाए उसमें। एक तो बात है। दूसरा जो भगवाकरण आपने कहा, तो उसके नाम पे हम आमूलचूल परिवर्तन क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारी आचार्य जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, वो भगवा सूट डालती हैं, हमारे धर्मवीर जो सांसद हैं वो भगवा कुर्ता डालते हैं, अच्छा, हमारे जो बाबा रामदेव हम ब्रांड एम्बेसडर बन गए, उनकी मूर्ति भगवा है। वेरी गुड। तो मतलब भगवा रंग के ऊपर बोलते चले गए, लेकिन शिक्षा में क्या परिवर्तन करेंगे ये वो बता नहीं पाए। मैंने उनको बताया कि आपके सभी जितने विपक्ष के नेता हैं, INLD के सांसद हैं दुष्यंत चौटाला, किरण चौधरी, कांग्रेस के, और वो सब नेता, उन्होंने आपका विरोध किया इस बात का भगवाकरण का, तो कम से कम मुझे बताएं तो आप करेंगे क्या? तो उसमें उन्होंने ये नहीं बताया, पर ये जरूर कहा कि हम नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं। तो मेन बात आ गई कि बीजेपी की नई शिक्षा नीति बनने जा रही है, उसमें क्या होगा? हाँ। मूल बात तथ्य जैसे RS चौधरी साहब ने की, क्योंकि वो उस वक्त सरकार में थे अफसर जब ये 2000 में पॉलिसी आई थी जी। उसके बाद वो वाइस चांसलर बने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, तो मेन बात उनसे भी जुड़ती है। और डॉक्टर KV सिंह हमारे, क्योंकि MBBS डॉक्टर रहे और इस सरकार में पिछले 10 साल में OSD मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के रहे हैं, बहुत जुड़े रहे हैं। रेखा शर्मा जी और कौशल साहब तो इतने पुराने वरिष्ठ पत्रकार। तो मेरे कहने का मतलब, इस पैनल का मतलब है सारे शिक्षा से जुड़े हैं, बिल्कुल सबने अपने अपने तथ्य रखे हैं। हमारी जब 1966 में हरियाणा बना था, उस वक्त हमारी साक्षरता दर जो हरियाणा की थी वो 19.92 थी। ओके। और आज हमारी जो 2011 की जनगणना है उसके मुताबिक हमारी साक्षरता दर हुई है 76.74। ओके। तो एक तो ये हमारी साक्षरता दर शिक्षा की वजह से बढ़ी है, बिल्कुल। 1996-97 में हमारे पास प्राइमरी के स्कूल थे 4999 और मिडिल के थे 735। अच्छा। हायर सेकेंडरी और मैट्रिक के थे 597, जो आज बढ़ के हो गया हमारे पास 9000 स्कूल हैं प्राइमरी के, ठीक है, 2400 स्कूल हैं मिडिल के, 1700 स्कूल हैं हाई स्कूल जो 10वीं तक के, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं 1400 स्कूल उसके हैं और 1700 उसके हैं, ठीक है, मतलब सीनियर सेकेंडरी। साक्षरता अब 90% थी, 2009 में 90% बच्चे स्कूल में जाते थे, अब 99% बच्चे जाते हैं। पिछले 10 साल में एक नई नीति जो 2000 की पॉलिसी थी हरियाणा सरकार की, उसके बाद केंद्र सरकार लेके आई शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। 6 से 14 साल तक के सब बच्चों को शिक्षा मुफ्त कर दी गई, तो एक नई पॉलिसी आई, ठीक है। अब इस सरकार के पास बचा सिर्फ एक गीता का ज्ञान जो इस नई पॉलिसी में लेके आएंगे। हाँ। दूसरा इन्होंने जो कहा है, जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र, जो मुझे लगता है जो उस पॉलिसी में आना चाहिए। अच्छा। उसमें कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तो ये कहीं अभी तक तो नहीं दिए, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। इस सत्र में आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अब देखना होगा। हाँ। दूसरा है सरकारी स्कूलों कॉलेजों का शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों के समकक्ष करने की ठोस योजना बनाकर लागू की जाएगी। जी जी। जो लेवल RS चौधरी साहब ने बताया, एक लेवल में अभी तो 2 दिन पहले असर नाम की एक संस्था है जो पूरे देश में स्कूली शिक्षा का स्तर बताती है। हरियाणा का जो स्तर बताया वो आज की डेट में बता दूं, जो रेखा शर्मा जी रामलाल जी से जाके कह सकती हैं कि कैसे सुधारना। जो हमारा 5वीं का बच्चा है, 5वीं का बच्चा वो क्लास 2 का जो हिंदी का जो लाइन पढ़नी होती है, सेंटेंस पढ़ना होता है, वाक्य पढ़ना होता है, वो 68.1% बच्चे पढ़ पाते हैं सिर्फ। मतलब बहुत स्टैंडर्ड लो है। ये हमारा शिक्षा का स्तर बहुत लो है, बिल्कुल। खास बात हाँ, बहुत लो, बिल्कुल। उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करने की। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ ठोस वजह नहीं बताई कि भगवाकरण हम क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे है क्या, यही हम जानना चाहते हैं। रेखा शर्मा जी, यही जब धीमान साहब ने पूछा शिक्षा मंत्री से तो कुछ नहीं बता पाए कि धर्मवीर जी भगवा पहनते हैं, स्मृति ईरानी भगवा पहनती है, रामदेव जी भगवा पहनते हैं, इसलिए हम भगवा करना चाहते हैं। मतलब क्या कपड़े पहनने से हम शिक्षा नीति को भी भगवा कर देंगे? मेरी उनसे पर्सनली इस बयान के बाद बात नहीं हुई, जबकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बात करूं, लेकिन जहां तक मैंने बात की है CM हाउस से भी कहीं ना कहीं बात करी है, और उनका ये कहना था कि ये निश्चिंत हो जाए लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धार्मिक चीज इंक्लूड की जाएगी इसमें, या एक गीता के ऊपर जैसे उन्होंने कहा एक श्लोक
तो उस श्लोक में कुछ ऐसा नहीं होगा कि धर्म किसी दूसरे के धर्म के विरोध में होगा, वो सिर्फ कर्म या इन चीजों के बारे में होगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं इंक्लूड की जाएगी जो धर्म से जुड़ी हो। सिर्फ इसमें, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो नेशनलिज्म से जुड़ा होगा और कुछ नहीं। और जहां तक कि स्तर की बात कर रहे हैं, और वो स्तर जो ये इन्होंने स्टडी की है पिछले, हाँ वो मुझे मालूम, वो मैंने पहले भी स्टडी किया था जब हम ये एक आरोप पत्र तैयार कर रहे थे, तो उस टाइम भी ये सारे डाटा यही निकला था। और ये इसके ऊपर हमने ये पूरी स्टडी, और इसमें मैं इंक्लूडेड हूं कि मैंने ही करके शिक्षा मंत्री को। अच्छा नहीं भाई, ये जो बयान दिया, मतलब ये क्या आपस में सामंजस्य होता है कि ये चीज हम करने जा रहे हैं, या बिना सोचे समझे इस तरीके का बयान दे दिया शिक्षा मंत्री ने कि हम भगवा कर रहे हैं? मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकती, मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने क्या सोच के ये बोला। लेकिन ये जहां तक भगवाकरण की बात, मैं सिर्फ ये रंग वाली ही बात लेके कही, सिर्फ रंग है, मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ रंग की बात लेके कही। डॉक्टर केवी सिंह जी आपके पास आते हैं। डॉक्टर केवी सिंह जी, पहले भी जो अच्छे श्लोक हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब के हों या जो गीता के हों, वो हिंदी की पुस्तक में या पंजाबी की पुस्तक में शामिल किए जाते हैं पहले भी। लेकिन इस तरीके से जो बयान देना कि सिर्फ हम ये तो गीता को शामिल करना तो एक शुरुआत है, भगवाकरण हम पूरा करना चाहते हैं, फिर उसकी वजह भी नहीं बताते, या उसमें क्या होगा वो भी नहीं बताते, सिर्फ भगवा करना चाहते हैं क्योंकि कुछ नेता भगवा पहनते हैं या राष्ट्रीय करना चाहते हैं, मतलब क्या, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो पहले ही आपको कहा था कि इनको कम से कम बीजेपी के जो मैडम आई हैं इस बात को स्पष्ट करें। अगर ये नहीं कर सकते तो मैं आपके माध्यम से यही कहा था, मनोहर लाल खट्टर जी अपनी चुप्पी तोड़ें, कम से कम जनता के सामने जो रामविलास जी ने बयान दिया है भगवाकरण का, उसका उद्देश्य मकसद क्या है, ताकि हम भी समझ पाए। जहां तक हमारी सोच है, मैं अपने हिसाब से जो सोचता हूं कि उनके पास वही एक हिडन एजेंडा है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी उन स्कूलों में स्थापित करना चाहते हैं जी, और इस स्कूलों को, जो सरकारी स्कूलों को आरएसएस की शाखा में परिवर्तित करना चाहते हैं। हम गीता का मान धार्मिक ग्रंथ है, वो सबका समगा, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सब समाज का है, एक पवित्र ग्रंथ है। उसके श्लोक की क्यों, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी बहुत अच्छी है, उसमें रहीम के, कबीर के, कुरान के, रामायण के, गीता के सब श्लोक हैं, उनको भी गुरु ग्रंथ साहब का भी साथ में, कुरान का भी। जिस तरीके से नरेश कौशल जी ने कहा कि ऐसा कोई पाठ्यक्रम बनाते, सभी धर्मों को साथ लेकर उसको लोगों के सामने पेश करते, तो राष्ट्रीयता की तो बात तब आती, जो हमारा संविधान कहता है, संविधान के धर्मनिरपेक्षता की बात तब सामने आती। ये तो सिर्फ एक बयान देकर गुमराह करके उसका हिडन एजेंडा है, आरएसएस की आइडियोलॉजी, उसको स्थापित करना चाहते हैं, और सरकारी स्कूलों में आरएसएस की शाखा में उसको बदलना चाहते हैं। ये इनका मकसद है। बिल्कुल। पर ये मकसद चलेगा नहीं, क्योंकि पहले भी जनता पार्टी मंडल और कमंडल के नाम पे इस तरीके देश में एक अराजकता फैलाने का काम किया। अब ये इसी आरएसएस एजेंडा के नाम पे ये करना चाहेंगे, पर देश की जनता बड़ी जागरूक है, वो इस देश की एकता और अखंडता को बिल्कुल, जिस तरीके की आइडियोलॉजी की आप बात नहीं की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वाकई में क्या मकसद वही हो सकता है। लेकिन चर्चा में यहां एक वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी इसी पर जारी है, शिक्षा का भगवाकरण क्यों, और इसके पीछे वजह क्या है, या शिक्षा का भगवाकरण क्यों करना चाहते हैं, ये साफ साफ वजह भी नहीं बता पाए हैं बीजेपी के नेता। किसमें होगा क्या? चौधरी साहब आपके पास आते हैं। चौधरी साहब, जिस तरीके से आपने बताया, और हम जानते हैं कि आप शिक्षा से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, आप जानते हैं शिक्षा में कैसे सुधार आना चाहिए। क्या लगता है कि सिर्फ राजनीति की जाती है, चाहे सरकार कोई भी हो, कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, लेकिन असल में जो शिक्षा की जरूरत है उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता, ज्यादा कुछ किया नहीं जाता? आसान हो जाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर, जी, प्रांतीय स्तर तो छोड़ दीजिए, जीडीपी का मुश्किल से 3% शिक्षा पे खर्च किया जाता है। ये है हमारी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, ये है शिक्षा के प्रति हमारी रुचि, और ये है शिक्षा का जी। आप देखिए यूरोप के अंदर 10-10, 15-15% खर्च किया जाता है शिक्षा के सुधारीकरण पे, शिक्षा के आधुनिकीकरण कराने के लिए। तो हम, जैसा अभी धीमान साहब ने सही कहा कि शिक्षा मंत्री जी स्वयं ही नहीं बता सके कि भगवाकरण का से वो क्या चाहते हैं। जी, इससे साफ जाहिर है
कि इनका जो हिजड़ा जिसका कि डॉक्टर केवी सिंह साहब ने जिक्र किया, असल में इनका ये बेनकाब हो गए हैं, लोगों में भ्रांतियां फैला रहे हैं, संशय फैला रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक बयान देकर संख्याओं पर रोक लगाएं, लोगों को बताएं कि ये उनकी नीति नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने देश को, प्रदेश को मिसगाइड करने का काम किया है। अभी मैं कुछ देर पहले टीवी देख रहा था, आपके वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि ऊर्जा मिलेगी। मुझे नहीं पता वो ऊर्जा कहां से उतर के आएगी सेफराइजेशन के अंदर। असल के अंदर इनका जो असली एजेंडा है वो सेफराइजेशन तो एक नाम है, और ये कह दिया कि ट्राई कलर का एक कलर है या सूरज छिपते हुए का कलर है, निकलते हुए सूरज का कलर है। इस आड़ के अंदर इस देश के बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। इस देश के भविष्य के में जो बच्चे आगे बढ़ सकें, उनके शिक्षा की सारी को शिक्षा सारे स्तर का सारा इतना गिर जाएगा कि कोई आज तो कहाँ हमारे वैज्ञानिक विश्व स्तर पर आईटी के फील्ड के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या विश्व स्तर पर हिंदुस्तान के आईटी वैज्ञानिकों का नाम माना जाता है, और कहीं ये आ जाएगा कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। और आप ये बताइए, मैं आपको एक और बात बताऊं जी, आज विश्व में जो विश्व के स्तर की जो विश्वविद्यालय हैं उसमें पहला नंबर हमारा 222वां है, जो कि आईआईटी कानपुर का है। 232वां नंबर आईआईटी दिल्ली का, यानी पहले 200 में विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ये सेफराइजेशन और भी उसको सोचने की जरूरत है। 1000 सरकार चाहे किसी की भी हो कि शिक्षा पर कितना बजट, कौशल साहब आपके पास आते हैं, 3% बजट रखा गया है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं बिना तालमेल के, चाहे कोई भी मंत्री यह बयान दे रहा है, कोई सामंजस्य नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही बयान निकल कर बाहर आ रहे हैं या सोची समझी राजनीति के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति पहले भी जीतता रहा हो, पहले भी मंत्री रहा हो, अब वो मुख्यमंत्री के पद का दावेदार भी रहा हो, और वो ऐसा बयान बिना सोचे समझे दे जाए, ये तो कोई भी विश्वास करने वाली बात नहीं है। सिर्फ इस मंत्री महोदय की बात नहीं है, आप किसी और भी भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री की छोड़िए, आप साधुओं की, संतों की बात भी लीजिए, सभी एक जैसे बयान देते हैं। और मैं कहता हूं इसको हिडन एजेंडा क्यों कहते हैं? ओपन एजेंडा है ये तो। ध्रुवीकरण है, करना है एक तरह से समुदायों का, जो कि देश के लिए, हमारे देश में जहां भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न जातियां हैं, वहां पे ऐसी बातें जो है देश को तोड़ने वाली बातें हो जाती है। लेकिन मैं एक बात में फिर कहता हूं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनकी बात से सहमत हूं कि गीता और दूसरे, एक शर्म मित्र जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। आपने ये कहा कि जैसे संस्कृत के गीता के श्लोक हैं, वो दूसरी भाषाओं में भी किताबों में पढ़े जाते हैं, पंजाबी में भी पढ़े जाते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल करिकुलम की जो नॉर्मल रिवाइजेशन है वो 10 साल के बाद होती है। पहले 2005 में हुई थी, अब 2015 में जो होने जा रही है वो, उसमें ये जो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में भी रिपोर्ट है, यह है कि द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसीज लाइक टू इंक्लूड कॉन्सेप्ट लाइक कल्चरल इंटीग्रेशन थ्रू लैंग्वेजेस, जो आपने बात कही, ये तो पहले ही हो रही है। आपके बात में कहा गया है कि ये पहले हो रही है। और एक और बड़ी खतरनाक बात यह है कि जर्मन जो थर्ड लैंग्वेज थी केंद्रीय विद्यालयों में, वो हटा दी गई, उसकी जगह संस्कृत कर दी गई है। यानी कि शुरुआत तो ये होगी। मैं संस्कृत का विरोधी नहीं, गीता का नहीं, बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक लिटमस टेस्ट करते हैं। ये पूंछ को आग लगाने वाली बात है समुदायों को, और ये देखते हैं कि हमारा पलड़ा किधर है, क्या है। क्या इससे हमारे शिक्षा का स्तर सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा? मुझे ये नहीं पता कि फॉरेन लैंग्वेज को हटा के अगर संस्कृति जो अपने धर्म की है, अपने देश की है, उसको संस्कृत को लगाना डेंजरस कैसे? बिल्कुल नहीं कहा मैंने ये डेंजरस, मैंने ये कहा है, मैंने कहा से डेंजरस हो गया। हमने ये कहा है ना गीता के विरोधी है, ना संस्कृत के विरोधी है। आपने कॉन्वेंट, हमने ये कहा है कि साधु के बारे में पढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने कितनी
बार उनके विरोध में बात करी कि एक ही धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। छोटे से बच्चे को वो क्रिश्चियनिटी सिखाना शुरू करते हैं, कैरल्स गवाते हैं। कब कांग्रेस या इनेलो के लोगों ने खड़े होकर उसका विरोध किया? सेंट स्टीफन कॉलेज जो आज सबसे अच्छा दिल्ली का कॉलेज है, आज भी क्रिश्चियंस को वहां पे ज्यादा एडमिशंस के लिए सबसे पहले उनको एडमिशंस मिलते हैं, हिंदुओं को बाद में। वहां कहां कांग्रेस ने बात? हमारे आपके सबके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म की बात होती है, वहां कांग्रेस क्यों जाग जाती है? मुझे ये नहीं, क्या वो हिंदू कांग्रेस और दूसरे विरोधी नहीं, आप बात कर रहे हैं क्या उस पर भी आप कुछ करेंगे? लेकिन ऐसा क्यों है कि कांग्रेस क्यों नहीं? मैं इनसे पूछना चाहूंगी, इतने सालों से यहाँ 10 साल से कांग्रेस थी, उससे पहले इनेलो भी थी, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी जो ये स्कूल्स हैं? मैं चौधरी साहब से पूछना चाहूंगी कि इन्होंने क्यों नहीं, अपने एजुकेशनिस्ट हैं ये, इन्होंने क्यों नहीं ये कहा कि ये क्रिश्चियन स्कूल्स में बाकी धर्मों को भी पढ़ाया जाए? क्यों ये, वो तो बाहर से आए थे तो यहाँ पे फैलाने आए थे। मैं इनसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया था उन स्कूलों का? इन्होंने जो जैसे ये आज विरोध कर रहे हैं तब भी क्यों नहीं किया था? इस प्रकार की बात हमने हमेशा इस बात का प्रचार किया, पक्षधर रहे हैं कि हम सब धर्मों के पक्षधर हैं। हमने कभी धर्मों की राजनीति नहीं की, हमने जात पात की राजनीति नहीं की। हम नहीं चाहते कि देश को या प्रदेश को संप्रदायों में बांट करके आपस के अंदर झगड़े कर, हम सब कर मिला करके सबको एकजुट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, धर्म की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भारत देश है इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। धीमान साहब, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से आफ्ताब अहमद जी कह रहे हैं कि सेकुलर स्टेट है हमारी, इस तरीके की बयान देना संकीर्ण सोच है, निश्चित तौर पर क्षेत्रवाद, जातिवाद को बढ़ावा देती है। जो सामने जो असलियत है वो बीजेपी की बाहर आ रही है। तो फिर जरूरत क्यों है बीजेपी को ऐसे बयान देने की जिससे कि जो ठप्पा लगता है उन पर कि वो कायम रहे कि वाकई में ये इस तरीके की पार्टी है? कुछ बातें सिर्फ बयान देने के लिए होती हैं। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का ये बयान भी केवल बयान तक सीमित रहेगा। जो आज मैंने जो खुदाई करने के प्रयास किया और जानने का प्रयास किया भगवाकरण के पीछे का एजेंडा क्या है, वो कुछ नहीं बता पाए। 3 बातें जरूर सामने हैं, जो तीनों बातें हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसका हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। बाबा रामदेव को उन्होंने जैसे ब्रांच एम्बेसडर बनाया है खेल मंत्री ने, और हरियाणा की शिक्षा नीति में अब योग कंपलसरी होने जा रहा है, जो नए सत्र से शुरू होगा। शिक्षा नीति में एक तो ये बात शामिल होगी, दूसरी बात शामिल जो गीता के उन्होंने जो श्लोक बताए एक ये शामिल होगा, ये बड़ा स्पष्ट हो गया। अच्छा। तीसरा जो स्पोर्ट्स के पर पहले भी स्पोर्ट्स उसमें है कि स्कूलों में स्पोर्ट्स जरूर कराया जाएगा। 2000 की पॉलिसी मेरे सामने है जो चौधरी साहब के टाइम में बनी थी, उसमें लिखा है एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, वैल्यू एजुकेशन, पर्यावरण, योगा, स्काउटिंग एटसेट्रा, ये सब चीजें इंटीग्रेटेड पार्ट होंगी जो शिक्षा का, तो वो अभी भी करी जाएगी। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई अब तक, 2000 की पॉलिसी में लिखा था, चौधरी साहब की जो सरकार थी, ट्रांसफर पॉलिसी की बात हुई थी शिक्षा में, क्योंकि ये भी नीति का एक पार्ट है कि 5 साल हर टीचर को जो इस चीज की भर्ती होगी वो ग्रामीण क्षेत्र में लगाएगा, और ताकि स्कूलों में जो ग्रामीण स्कूल के बच्चे हैं उनमें स्कूलों में टीचर मिले और बच्चे शिक्षित हो सके। ये ट्रांसफर पॉलिसी आज तक नहीं बन पाई। 10 साल हमारे साथ वैसे डॉक्टर के वी सिंह बैठे ही हैं, ये भी तबादला देखते रहे हैं, इनके पास तबादले थे। एजुकेशन में सबसे ज्यादा क्योंकि लोग हैं और सबसे ज्यादा तबादले इसी में होते हैं, तो कोई आज तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई। तो हो सकता है शिक्षा नीति में कोई ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी ले आए। अच्छा, नहीं, मैं वही जानना चाहता हूं कि फिर ये भगवा करण वाला बयान क्यों? ये क्यों नहीं कहते कि हम लैपटॉप दे देंगे, हम प्रैक्टिकल शिक्षा देंगे, हम ये चीज अच्छी करेंगे? तो ये फिर जो संकल्प पत्र में, जिसको संकल्प पत्र बोलते हैं, जो घोषणा पत्र है, उसमें जितनी बातें की हैं, इन्होंने कहा कि लड़कियों के स्कूल कॉलेजेस के सामने हम सीसीटीवी लगाएंगे। लड़कियों के लिए विशेष रूप से गार्ड वाली बसें चलाई जाएंगी, आज तक नहीं चली। तो ये बातें इसमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। भगवा करण का नाम तो जैसे कौशल साहब ने कहा केवल मात्र बस बयान तक सीमित रहेगा, इसमें होगा कुछ नहीं। और जहां तक गीता की बात है, गीता क्योंकि वो सभी के लिए है, उसमें ये तो है नहीं कि वो हिंदुओं के लिए है, वो तो कर्म की बात है। बिल्कुल, काम करो, फल की इच्छा ना रखो। बिल्कुल। और वो सभी धर्मों के लोग जो काम नहीं करेंगे तो वो फल नहीं मिलेगा उनको। तो मेन मुख्य बात ये है। तीसरी बात जो बहुत ज्यादा जिसकी तरफ हमारे सभी पैनलिस्ट ने चिंता जताई है, टीचर्स के जो आज की डेट में जो सरकारी तौर पर जो मेरे पास जानकारी है वो है 30,000 पदों की, कि 30,000 टीचर्स के पद खाली हैं सरकारी तौर पर। 32,000 दिमाग करेक्ट, 32,000 और 32,000। हाँ भैया, क्योंकि 5,000 जो और रिटायर हुए हैं, ये 2,000 और जोड़ लें, 32,000 करेक्ट हो गया। 32,000 टीचर्स 5 साल में भर्ती कर लें
ये सबसे बड़ी इस भगवाकरण की पॉलिसी माननी जाएगी। बिल्कुल, अगर ये मान लेंगे इन्होंने भगवाकरण कर दिया। हाँ हाँ। शिक्षा में सुधार करने के लिए टीचर ही भर्ती कर दें। हाँ। इन्होंने टीचर सिलेक्शन बोर्ड रद्द कर दिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी तक गठित नहीं किया। प्रदेश में 80,000 के आसपास टोटल पद खाली हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भर नहीं सकते। ये पद सारे ठीक तरीके से चला नहीं, यही सबसे बड़ी इनकी इस 5 साल में सरकार की पॉलिसी लागू हो। रेखा शर्मा जी, आप ये क्यों नहीं बयान देते कि हम ये अच्छी बात करेंगे, जैसे हेमंत साहब कह रहे हैं कि हम टीचर भी भर्ती कर देंगे, हम लैपटॉप भी देंगे जो अच्छे स्टूडेंट, जो आपके संकल्प पत्र में भी था, और हम लड़कियों के लिए बसें चलाएंगे, लड़कियों के लिए स्कूल और खेलेंगे। ये सिर्फ ये बयान सिर्फ एंटरटेन करने के लिए है। मैं इसी में जोड़ता हूँ। हाँ, मेरे जो ये मैंने जो बातें बताई हैं, इसका बताने का मकसद मेरे इस डिबेट में ये था कि इन सब बातों की तरफ ध्यान ना जाए। हाँ, इसलिए भगवाकरण का नाम दे दिया, ताकि लोग INLD बीजेपी को छोड़ के जितनी और पक्ष है, कांग्रेस या कोई और पार्टी, वो इसमें उड़ जाएं और सारा ध्यान भगवाकरण की तरफ चला जाए। नहीं, रेखा शर्मा, ये सिर्फ एंटरटेन करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, लग तो यही रहा है कि एंटरटेन करने के लिए है। ये मुझे लगता है आप सबने मिला के, मीडिया ने और ऑपोजिशन ने मिला के इसको एंटरटेनमेंट वर्ड दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। उनका मतलब इससे यही था कि ये एक नेशनलिज्म की तरफ लोगों को, यूथ को ले जाया जाए। पहले कहां जा रही है हमारी जो पहले शिक्षा, वो कहां जा रही है? आपको यूथ, आपको दिखता है यूथ पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन कहाँ है? नहीं, यूथ तो बाद में बनेगा ना। आप चौथी क्लास से अगर वो सिलेबस दे रहे हैं, यूथ तो वो बाद में बनेगा जाकर, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद बनेगा ना। संस्कृति, हिंदू संस्कृति या भारत की संस्कृति, मैं हिंदू भी वर्ड ना यूज करके भारत की संस्कृति से कहां जुड़ा है? अगर उसको हम भारत की संस्कृति से जोड़ने की बात करते हैं तो उसको भगवाकरण कह दिया। अगर उन्होंने आप कैसे जोड़ेंगे? आप भारत की संस्कृति से कैसे जोड़ेंगे? आप जैसे गीता के श्लोक में ही वो क्या है, वो संस्कृति भारत की है ना। कर्म का फल, आत्मा का ज्ञान, ये सब भारत की संस्कृति है ना। ये अगर हम उसको चौथी क्लास से पढ़ाना, ये तो भारत में बहुत सारे बाबे हैं जो रोज प्रवचन करते हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ये बाबों की बात है ही नहीं। ये तो गीता का ज्ञान क्या कंपेयर कर रहे हैं बाबों के ज्ञान से? नहीं, तो फिर जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए जो बच्चों को, क्या वो नहीं देंगे हम? बिल्कुल देंगे। ये कंप्यूटर का हमने ही प्रॉमिस किया हुआ है और हम देंगे। कब देंगे? ये अभी तो पॉलिसी बननी जा रही है। कंप्यूटर का मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं रेखा जी को, क्योंकि ये भी हालांकि एजुकेशन में बहुत सारा बीजेपी की तरफ से देखती हैं। बीजेपी ये कंप्यूटर जो एजुकेशन है, कांग्रेस सरकार ने, हुडा सरकार ने, जिसमें डॉक्टर KV सिंह मुख्यमंत्री को एसडी थे, इनकी सरकार ने तकरीबन 3500 स्कूलों में कंप्यूटर की एजुकेशन शुरू कर रखी है। अच्छा, एजुसेट के नाम से हमने शुरू किया था। एजुसेट नहीं, एजुसेट नो, एजुसेट नहीं, एजुसेट कंप्यूटर एजुकेशन, एजुसेट तो फेल है। कंप्यूटर एजुकेशन, इसके 3000 कंप्यूटर टीचर आज पंचकुला के शिक्षा निदेशालय के आगे धरने पे बैठे। कंप्यूटर। दूसरा, कांग्रेस सरकार ने 120 करोड़ रुपए से लागत से एजुसेट लगाए, वो उस 2000 की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए एजुसेट लगाए, ताकि बच्चे लगभग 400 करोड़, जब बच्चे लगभग 400 करोड़ वो बंद पड़े हैं। वो आज तक वो एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। अगर बीजेपी सरकार उस एजुसेट वाले घोटाले को जांच करवा दे तो वो एक बड़ा घोटाला हमारे सामने आ जाएगा। अगर आप ये कर सकते हैं, यही भगवाकरण में एक मान के चलो, क्योंकि भगवाकरण में हम ये ऐसे भगवाकरण करेंगे। इन सब बातों को जो आपने संकल्प पत्र में लिखे, इनको लिख दो, इनको भगवाकरण का नाम दे दो, तो लोग कोई एतराज नहीं करें। चलिए डॉक्टर साहब, KV सिंह जी आपके पास आते हैं। क्या सिर्फ राजनीति या वोटरों को रिझाने के लिए, या जो जनता बैठी है उनका एंटरटेन करने के लिए, ये नेताओं की ये स्ट्रेटजी होती है इस तरीके की बयानबाजी करना? नेताओं के नहीं, सिर्फ बीजेपी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नहीं। मेरी बहन रेखा जी अभी कह रहे राष्ट्रीयता की, सिर्फ एक ही पार्टी राष्ट्रीयता की है, आमी और सब राष्ट्रद्रोही सारी पार्टियां। अच्छा, मकसद इनका सिर्फ वही है, RSS की आइडियोलॉजी लागू करनी है इन्होंने, घुमा फिरा के। दूसरा ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ कट्टर सरकार नहीं है, ये समीक्षा सरकार है। हर बात को, कोई बात इनसे मांग रखो, समीक्षा करेंगे। कंप्यूटर टीचर पे मांगने जाते हैं, कम समीक्षा करेंगे। JBT टीचर धरने पे, भूख हड़ताल पे मैं नौकरी देने का, उनकी समीक्षा करेंगे। उनके बाद ये कह जी आप नया नतीजे जारी को समीक्षा करेंगे, या बोर्ड को भंग करने का काम करते हैं। नया काम तो 2.5 महीने में उन्होंने कुछ किया नहीं जनता के सामने। जनता को गुमराह करने, बहकाने के, बहका के वोट ले लिया। सबका साथ, सबका विकास का नारा लेके सत्ता में आ गए, पर अब जनता जवाब मांग रही है और जवाब इनके पास है नहीं।
आज यूरिया नहीं दे पाई जो सरकार 2.5 महीने जी, बिल्कुल। 2.5 महीने थानों में औरतें जाके पर्ची कटवाने का काम करे, जो सरकार 2.5 महीने में किसान को यूरिया का एक बैग नहीं दे पाए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? डाटा आज के अखबार में डाटा आया है, वो यूरिया के बारे में ये पढ़िए। यूरिया छोड़ो, हम यूरिया बात करेंगे डाटा से नहीं काम चलता, जनता चाहती है, जनता जवाब चाहती है। चौधरी साहब, डॉक्टर केवी सिंह जो कह रहे हैं कि आरएसएस की जो पॉलिसी है वो सरकारी स्कूलों में तकरीबन लागू करना चाहते हैं, आप इससे कितना वाकिफियत रखते हैं? देखिए, मैं ये महसूस करता हूं जब ये स्वयं इस बात से स्पष्ट नहीं है कि सेफराइजेशन क्या है। जैसे दिमान साहब ने कहा, उन्होंने बड़ी खरीदने की कोशिश की शिक्षा मंत्री से, तो ऑब्वियसली इनका कोई हिडन एजेंडा है। अब वो हिडन एजेंडा जब तक जनता के सामने नहीं लाएंगे, जनता के हृदय में हमेशा संशय और भ्रम पैदा रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग अपने जो चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को +2 को 6,000, ग्रेजुएट को 9,000 मानदेय देंगे, कोई चर्चा नहीं है। इन्होंने कहा सभी स्कूलों का और कॉलेजेस का, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस का नेशनलाइजेशन, उसकी कोई बात नहीं है। शिक्षा सुधार की ये बात नहीं करते, ये तो अपना एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा से ये अपना हिडन एजेंडा सेफराइजेशन की आड़ के अंदर लागू करना चाहते हैं। अदरवाइज इनको स्वयं को ये नहीं पता या बताना नहीं चाहते कि सेफराइजेशन क्या है। ये लोगों को बहकाने का, लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को संशय में डालने का प्रयास है, सुर्खियों में रहने का एक प्रयास है। अदरवाइज इनके पल्ले कुछ नहीं। कौशल साहब, आपके पास एक आखिरी सवाल लेकर आता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर, जिस तरीके से दिमान साहब कह रहे हैं कि ध्यान ना जाए विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी नेताओं का, कि जो कुछ आपने संकल्प पत्र में दे रखा है वो तो बात आप करते नहीं और आप दूसरी बातें करके उस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हिडन एजेंडा शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। एजेंडा बिल्कुल सबके सामने है। भाई इतना है कि भगवाकरण और जो दूसरी बातें हैं धर्म की, वो 3 कदम ये आगे चलने की बात करते हैं, तो जब रिएक्शन होता है 2 कदम पीछे ले लेते हैं, लेकिन एक तो आगे बढ़ा ही लेते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, उन्होंने बयान जो दिया है भगवाकरण के बारे में, बिल्कुल वो सोच समझ के बयान दिए गए हैं। उसके पीछे एजेंडा जो है वो यही है कि अपने ध्रुवीकरण करो अपनी वोटों का। और जहां तक संस्कृत की बात है, मैडम रेखा ने जो कहा था, मैं बिल्कुल फिर अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं कि चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, उसकी अच्छी बातें बच्चों को पढ़ाने के लिए लाई जाए, संस्कृत लाई जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल गेट्स ने भी कहा है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी भाषा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैडम गलत मेरे को मिस इंटरप्रेट कर, कोई खिलाफ नहीं है संस्कृत के, कोई खिलाफ लेकिन जो देश को बांटने की ये बातें हैं कि आप भगवाकरण की बात करके, आप बच्चे पैदा करने की बातें करके, आप कभी राम मंदिर की बात शुरू करके और अब राम मंदिर को हिडन एजेंडा बना दिया। ऐसी बातें करके आप कृपा करके इस देश को, जिसमें तरह तरह के जातियों पातियों के लोग हैं, भाषाओं के लोग हैं, उनको इंटीग्रेशन बना के रखनी है जरूरी। तो इसलिए इसमें एजुकेशन में ऐसी चीज शामिल करिए जो सबको जोड़े, बिल्कुल सारे धर्म को जोड़े। दिवान साहब आपके पास आते हैं। एक तथ्य था 1999 में जब खत्म हो रहा था, 2000 में केंद्र सरकार ने निर्देश दिया सभी राज्यों को, जैसे चौधरी साहब ने भी कहा, उन्होंने 3% का वर्ड दिया है। उसमें उस वक्त उन्होंने एक डाटा दिया था कि जो जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। और 2000 का डाटा मेरे पास है, उस पर 2.1% ही खर्च होता था। ठीक है। हालांकि ये 6% में आज भी नहीं गया। ठीक है। कोई भी राज्य सरकार, क्योंकि इनका मैक्सिमम खर्चा सैलरीज और पेंशन पे जा रहा है, नॉन प्लान पे खर्च हो रहा है। इस तरफ किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि केंद्र सरकार बहुत पैसा दे रही है। हुड्डा सरकार ने 10 साल में शिक्षा पे खर्च किया है और शिक्षा के प्रचार और प्रसार में जितने काम किए हैं, आप चाहे नीचे प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, आप आज एजुकेशन हब। और एक वक्त ऐसा था, लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जाके कैपिटेशन लेके लिया करते थे। आज आपके सामने महिला यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो ये आज टीचर्स जितने धरने पे बैठे हैं या कंप्यूटर टीचर्स की प्रॉब्लम है, ये आज की नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने इतना ढांचागत विकास किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवाए,
लेकिन हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 50%। रेखा शर्मा जी 6% खर्च, जब आप सरकार GDP का जो 6% बात आती है, हाँ, तो करेंगे आप खर्च? शिक्षा का सुधारीकरण नहीं हुआ। मैं कैसे एज अ स्पोक्स पर्सन मैं कैसे कह जाऊं? ये चीफ मिनिस्टर से पूछिएगा कि करेंगे। होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, चलिए तो ये जो बयान दिया है भगवाकरण का, ये कहां तक सही कहां तक गलत, ये हमने चर्चा की और इसके पीछे मकसद क्या है और भगवाकरण में होगा क्या, ये साफ स्पष्ट नहीं बता रही है बीजेपी। सिर्फ खाली कपड़ों के नाम या कि ये भगवा वो पहनते हैं इसलिए हम भगवाकरण करेंगे, लेकिन शिक्षा के जो सुधार की बात होती है उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि बेसिक नीड्स क्या है स्कूलों में, या इतने जो पद खाली पड़े हैं वो कब तक भरे जाएंगे, इस और किसी का ध्यान नहीं है। सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहे मंतहल का हरियाणा के लिए।